अब देखो बच्चों, हमने वीबीटी पढ़ते टाइम पे एक बात की थी कि हमारे पास में दो तरह के लिगेंड्स होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और दूसरा कौन सा होता है, वीक फील्ड लिगेंड। अब यहाँ पर काम में आएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का क्या सेंस है, थोड़ा समझना। हम फिर से लेते हैं वही सीएफटी का एग्जाम्पल, और हमने क्या बोला था कि हमारे पास में 5 हैं डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो मैंने बोला मेरे पास में 5 डी ऑर्बिटल्स हैं ऐसे, और मैंने कहा था कि 5 डी ऑर्बिटल्स जो हैं उनमें क्या होगा, उनमें जो अपने पांचों डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी क्या है, सेम। फर्स्ट का नाम क्या था, डी एक्स वाई, सेकेंड क्या था, डी वाई जेड या एक्स जेड बोलो, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और डी कौन सा हो गया, जेड स्क्वायर। अब बात सुना ध्यान से, देखो ये तब की कंडीशन ले रहे हैं जब क्या हुआ, लिगेंड्स ने अप्रोच करना स्टार्ट किया और अप्रोच करने के बाद में सबकी एनर्जी एक साथ अपलिफ्ट कर गई। अब दो तरह के लिगेंड होंगे हमारे पास में, कौन कौन से, एक होता है वीक फील्ड लिगेंड और एक कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। देखो ऐसे लिगेंड्स जो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं उनको बोला जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और ऐसे लिगेंड्स जो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन नहीं करते उसको आप क्या बोलोगे, वीक फील्ड लिगेंड। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा स्प्लिटिंग पे, देखो अगर मान लो आपके पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उस केस में क्या होगा, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, मतलब सीएफएससी बढ़ जाएगी। अगर आपके पास में वीक फील्ड लिगेंड है तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो सीएफएससी का वैल्यू होगा वो कम होगा, मतलब स्प्लिटिंग कम होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो लेट्स से आपके पास में कोई था वीक फील्ड लिगेंड, अब उससे होगा क्या, वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये दो पार्ट में स्प्लिट तो पक्का करेगा, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो मान लो ये रहा आपका वीक फील्ड लिगेंड, है ना। हमने बोला था ऊपर वाले कौन थे भाई, ईजी, नीचे वाले कौन थे, T2G। इस चीज को क्या बोला जाता था, बेरी सेंटर। ऊपर की तरफ कितना अपलिफ्ट किया था, प्लस का 0.6 डेल्टा ओ, नीचे की तरफ कितना गया था, माइनस का 0.4 डेल्टा ओ, यहाँ तक का पड़ा था। अब ये मैंने बोला मान लो ये किसके लिए है, फॉर वीक फील्ड लिगेंड, इतना क्लियर। अब सुनो एक और चीज होगी, आपके पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी तो हो सकता है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होगा, इनके बीच की स्प्लिटिंग बढ़ेगी और एनर्जी गैप बढ़ जाएगा। तो होना यही है, नीचे की तरफ क्या रहेंगे, T2G, ऊपर की तरफ क्या रहेंगे, EG, बीच वाले पोर्शन को क्या बोला जाएगा, बेरी सेंटर ही बोला जाएगा। सेम कहानी है, बट आप यहाँ पे देखो ये एनर्जी का जो गैप है ये कितना है, ज्यादा है ना, और कंपैरेटिवली ये एनर्जी का गैप क्या हो गया, कम। तो ये किसकी प्रेजेंस में होगा बच्चों, ये होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में, ठीक है। अब मैम इससे फर्क क्या पड़ेगा, तो देखो इससे फर्क क्या पड़ता है, आप लोगों ने पढ़ा है हुंस रूल। हुंस रूल क्या बोलता था, जब भी हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, तो फिलिंग करते टाइम क्या करेंगे, पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करो और उसके बाद में उनकी पेयरिंग कराओ, पढ़ा है ना सब लोगों ने। अब सुनो, मान लो आपके पास में एक कॉन्फ़िगरेशन होता है D4, राइट। अब मेरे पास में ऑक्टाहेड्रल के केस में D4 कॉन्फ़िगरेशन के साथ में दो तरह के कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं, एक तो हो कि मेटल के साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, और एक हो सकता है मेटल के साथ में कैसा हो, वीक फील्ड लिगेंड हो। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, अगर मेरे पास में वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो वीक फील्ड लिगेंड में आप 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करोगे, आप यहाँ पे फॉलो करोगे हुंस रूल। तो यहाँ पे क्या चीज ध्यान में रखेंगे, फॉलो हुंस रूल, ठीक है। हुंस रूल फॉलो करेंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन डाल दो, डाल दिए। अब मुझे बताओ यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा इसका, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 3, EG में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, 1, EG में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1, राइट। यहाँ तक का क्लियर हुआ। लेकिन अगर यही मेरे पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ में ये कॉम्प्लेक्स बन रहा होता तो उस केस में मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, आप ध्यान से देखो बेटा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पर CFSC बढ़ गई, तो CFSC बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन पहले प्रेफर करेंगे अपनी पेयरिंग करवाना, मतलब नीचे की तरफ का जो आपका एनर्जी लेवल है उसको फिल कराना। अगर मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो मैं कैसे फिल करूंगी, 1 2 3, इतना हो गया, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये 4। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, T2G में तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4, और बोलो EG में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर D4 वीक फील्ड लिगेंड के साथ है तो वो हुंस रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अगर मेरे पास में D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ में होगा तो क्या ये हुंस रूल को फॉलो करेगा, नहीं कर रहा ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूं, डू नॉट फॉलो हुंस रूल, उस केस में तो ये हुंस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। इतनी कहानी समझ में आ गई। तो जब हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेंगे तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग पर लिगेंड के फील्ड स्ट्रेंथ का फर्क पड़ता है। अगर आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग होगी कम, अगर आपके पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग होगी ज्यादा। ज्यादा स्प्लिटिंग की वजह से CFSC बढ़ जाएगी, कम स्प्लिटिंग की वजह से CFSC कम हो जाएगी। अब एक टर्म बोला था मैंने, पेयरिंग एनर्जी। देखो
इलेक्ट्रॉन का पेयर बनवाने के लिए जो एनर्जी नीडेड होती है उसको आप क्या बोलते हो? पेयरिंग एनर्जी। अब मुझे एक चीज बताओ, एक जनरल चीज बताना है ना, अगर आपके पास D4 कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल होता, ये चीज छोड़ दो, नॉर्मल, तो कैसे फिल करते? 1 2 3 4 ऐसे फिल करते ना। यहाँ पे कोई पेयर बन रहा है क्या इलेक्ट्रॉन का? नहीं बन रहा। अब इसको कंपेयर करेंगे किससे? वीक फील्ड वाले से। वीक फील्ड में कहीं भी कोई इलेक्ट्रॉन का पेयर बना है क्या? देखो ध्यान से देखो, 1 2 3 4 कोई इलेक्ट्रॉन का पेयर नहीं है, तो यहाँ पेयरिंग एनर्जी लगी नहीं है। तो जब भी आपके पास में वीक फील्ड वाला केस होगा तो क्या चीज ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर डेल्टा ओ मतलब CFSE इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है ना, इसको बोलते हैं हुंस रूल का फॉलो होना। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम कैसे हैं? अपना स्पिन कैंसिल कर रहे हैं क्या? स्पिन सुना है आप लोगों ने? जब क्वांटम पढ़ते थे तो हम लोग बोलते थे एक इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो होता है +½ दूसरे का क्या होगा? -½ साथ में होंगे तो स्पिन को कैंसिल करते हैं। क्या स्पिन कैंसिल हो रहे हैं क्या? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर्ड है ना, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को बोला जाता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इनको क्या बोला जाएगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इतना क्लियर? अब जरा उस केस में देखना, अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो क्या वहां पर एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बना है? यस। तो अगर इससे कंपेयर किया जाए तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा बन गया, तो यहाँ पे मुझे क्या लगानी पड़ी? पेयरिंग एनर्जी। ये चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे क्या लगानी पड़ेगी? पेयरिंग एनर्जी। वो लिखवाया था ना वहां पे फॉर्मूला के अंदर, वो अभी काम में आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्या यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है या यहाँ पे पेयरिंग होने लगी? पेयरिंग होने लगी। इसका मतलब स्पिन कैंसिल आउट हो रहा है ना। अगर स्पिन कैंसिल आउट हो रहा है तो ये हाई स्पिन होंगे या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे? तो ऐसे वाले कॉम्प्लेक्स कौन से होंगे? ये माने जाएंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, इनको बोला जाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इतना क्लियर? अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी बात देखो, यहाँ पर क्या था? इधर इधर CFSE कम थी और पेयरिंग एनर्जी क्या थी? ज्यादा। यहाँ पर पेयर बन गया ना, इसका मतलब इसके केस में क्या होगा? पेयरिंग एनर्जी इज लेस देन CFSE। ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। अब ये चीजें मैं क्यों बता रही हूँ, एक चीज ध्यान रखना। देखो क्या होता है, CBSE क्वेश्चन पूछता है ऐसे, और कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं ऐसे। आपको कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे और कॉन्फ़िगरेशन देने के बाद में आपसे टर्मिनोलॉजी पूछी जाएगी। क्या क्या पूछेंगे? आपको बोलेंगे बताओ D4 हाई स्पिन का कॉन्फ़िगरेशन, D4 लो स्पिन का कॉन्फ़िगरेशन टाइप 1। आपको बोलेंगे आप बताओ D4 विथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, D4 विथ वीक फील्ड लिगेंड। आपको बोल दिया D4 डेल्टा O इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, D4 डेल्टा O इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। तो 6 तरीके से क्वेश्चन बिल्ड किया जा सकता है, इसीलिए मुझे ये टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। इतना क्लियर हुआ क्या? अब ना लगे हाथ एक और चीज बताओ मुझे बेटा, हमने पढ़ा है म्यू, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, याद है? वहां पे पढ़ा था VBT के अंदर। अगर आपके पास में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो एक छोटा मैग्नेट की तरह काम करेगा, और अगर मैग्नेट की तरह काम करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करेगा, मतलब वो पैरामैग्नेटिक हुआ। और अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कैसा हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। तो आप मुझे बताइए दोनों कॉम्प्लेक्सेस कैसे होंगे? क्या यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? यस। क्या यहाँ पर है? यस। तो दोनों के दोनों कैसे हो गए? पैरामैग्नेटिक। बट क्या दोनों का पैरामैग्नेटिज्म सेम है? यहाँ पे आपके पास में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो म्यू का वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं? 2, तो म्यू का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये ज्यादा पैरामैग्नेटिक हो गया और ये कम पैरामैग्नेटिक हो गया। तो CFT के थ्रू ही बताया गया था क्या कि कोई कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, याद है एक CFSE निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, है ना? थोड़ी सी उसकी चर्चा कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G मल्टीप्लाई बाय माइनस का 0.4 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG मल्टीप्लाई बाय प्लस का 0.6 डेल्टा हो प्लस क्या था? पेयरिंग एनर्जी। पहले इसका निकाले, देखो ध्यान से देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 3 इंटू माइनस का 0.4 डेल्टा हो प्लस यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 इंटू प्लस का 0.6 डेल्टा हो प्लस मुझे बताओ क्या इससे कंपैरिजन करने पे यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पेयर बनाया है क्या? मैंने नहीं बनाया ना, तो इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे क्या हो गई? पेयरिंग एनर्जी हो गई 0। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 3 4 जा, बोलो 3 4 जा कितना? 12। तो ये हो गया 1.2 माइनस का, और ये हो गया प्लस का 0.6 डेल्टा ओ। बोलिए बच्चों आंसर क्या आएगा? माइनस का 0.6 डेल्टा ओ। इतना क्लियर हुआ? ये CFSE हो गई इसकी। सॉरी, अगर मुझे CFSE निकालनी है इसकी तो मैं कैसे निकालूंगी? बोलिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G 4 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 0.4 से, कितना आएगा? माइनस का 1.6 डेल्टा ओ प्लस में यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0। अब मुझे बताओ इसके कंपैरिजन में क्या मुझे कोई एक यहाँ पे पेयर बनाना पड़ रहा है? यहाँ कोई पेयर नहीं था, यहाँ मुझे पेयर बनाना पड़ रहा है, मतलब मुझे
एक पेयर की पेयरिंग एनर्जी लगेगी, वो हो गई 1। अगर 2 पेयर होते तो 2p, 3 होते तो 3p, ऐसे ध्यान रखना। बट कंपैरिजन यहाँ से करेंगे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ मान लो एक पेयर था और आपको 3 बनाने पड़ रहे, तो एक की एनर्जी तो पहले मैंने लगाई थी ना, पहले भी तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, 3 की लगानी पड़ रही है, मतलब 2 एक्स्ट्रा हो गए, तो यहाँ 2p हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ यहाँ से फाइनल आंसर क्या निकलेगा, -1.6 डेल्टा हो प्लस पेयरिंग एनर्जी। तो इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, ध्यान रखना। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा बनेगा, हमें तो CFT डायग्राम ड्रॉ करके बता दो, किसका, ऑक्टाहेड्रल का। सेकंड टाइप का क्वेश्चन बना दिया कि आप कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। थर्ड टाइप का क्वेश्चन बना दिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का और वीक फील्ड लिगेंड का क्या फर्क पड़ेगा, तो वो सब चीजें हमें यहाँ से बतानी होती है। यहाँ तक का क्लियर हुआ। अब एक बार ना बात कर लेते हैं सारे कॉन्फ़िगरेशन की, कि D1 से लेके D10 तक का कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होगा, और उसके बाद में कौन पैरामैग्नेटिक होगा, कौन डायमैग्नेटिक होगा, और किसका CFSE कितना होगा। तो आप अपने नोट्स के अंदर ये वाली लिस्ट जरूर ऐड कर लेना, और कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, ठीक है। बढ़े आगे, चलो। चलो आओ क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं ना। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे D1 से लेके D4 तक के कॉन्फ़िगरेशन, और अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इनका CFSE एंड कॉन्फ़िगरेशन। देखते जाओ। अच्छा यहाँ पे मैंने क्या किया है, फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिया है, ये ध्यान रखना है ना। देखो स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे बोला 1 D1। देखो इधर थोड़ा सा लिख लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे किया था ना हम लोगों ने। और मैंने बोला था नीचे की तरफ क्या था, बोलो T2G, और ऊपर की तरफ क्या था EG। पहले D1 से स्टार्ट करो। D1 में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे भाई, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में तो हुंस रूल फॉलो नहीं होता ना, तो पहले इलेक्ट्रॉन यहीं जाएगा, तो हो गया ये क्या, T2G में 1 और EG 0, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बना बेटो, यहाँ बनेगा T2G 1 और EG 0। इतना क्लियर, EG 0, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बताओ D2 कैसे बनेगा, D2 आप ऐसे फिल करोगे, तो कॉन्फ़िगरेशन बन गया T2G 2 और EG 0। नेक्स्ट बताओ T2G 3 कैसे फिल करोगे, एलोजी ऐसे करोगे, क्या आएगा T2G 3 EG 0। नेक्स्ट बताइए D4 कैसे फिल करोगे, फिर से आ गया अब ये, देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में गैप ज्यादा होता है, तो पहले पेयरिंग होता है, पेयरिंग करा दिया। हाँ जी, क्या बनेगा, कॉन्फ़िगरेशन बनेगा T2G 4 और EG 0। और 5 वाले में भी क्या होगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल होगा, तो क्या बन गया बताओ, T2G 5 EG 0। तो ये आ गया अपना क्या, कॉन्फ़िगरेशन। इतना क्लियर। अब सुनो मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं। फिर से देखो 1 2 3 4 एंड 5, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसा आया था ना, तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या था फॉर्मूला याद करो, म्यू का फॉर्मूला होता था √n × n+2, यही फॉर्मूला था ना। n का वैल्यू 1 आता था, तो आपके पास में म्यू आता था √3, 1.732 के समथिंग। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 पॉइंट समथिंग, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 पॉइंट समथिंग, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 पॉइंट समथिंग, पढ़ा था हमने पहले वाली क्लास के अंदर, बस वही है। तो अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो कितना आएगा, √8 आएगा। 3 हुए तो √15 आएगा। बट अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, क्या हमने ऐसे फिल किया था T2G 4, 1 2 3 और 4 पेयरिंग करा दी, तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, आपका आंसर आएगा √8। और यहाँ पे क्या बचा आपके पास में बच्चों, यहाँ पर बचा आपके पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आंसर आएगा √3। इतना क्लियर हुआ, ओके। अच्छा नेक्स्ट देखो CFSE निकालनी है मुझे, क्या फॉर्मूला था बोलो, फॉर्मूला था माइनस का 0.4 से मल्टीप्लाई करते थे T2G के इलेक्ट्रॉन, प्लस के 0.6 से मल्टीप्लाई करते थे किसके, EG के इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद में पेयरिंग एनर्जी ऐड कर देते थे। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो CFSE वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, कितनी, माइनस का 0.6 डेल्टा O, और कोई पेयरिंग एनर्जी नहीं है। अगले में कितनी आएगी, माइनस का 1.2 डेल्टा O, अगले में आएगी माइनस का 1.6, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। देखो यहाँ आएगी माइनस का 0.4 डेल्टा O, यहाँ पर आएगी माइनस का 0.8 डेल्टा O, 2 हो गए ना इलेक्ट्रॉन। अगले में क्या आएगा, माइनस का 1.2 डेल्टा O। अब अगली बार क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई, पर पांचों इलेक्ट्रॉन T2G में ही है, चारों इलेक्ट्रॉन T2G में ही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का 1.6 डेल्टा O, और यहाँ पे आ गया माइनस का 2 डेल्टा O। इतना क्लियर। लेकिन याद है अभी मैंने समझाया था, ग्राउंड स्टेट से आपको एक पेयर ज्यादा बनाना पड़ा था, तो प्लस में लगेगी 1 पेयरिंग एनर्जी। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट से कितना पेयर बनाना पड़ा ज्यादा, देखो नॉर्मल D क्या होता, 1 2 3 4 5, लेकिन ऑक्टाहेड्रल में क्या होता फिर 1 2 3 4 एंड 5। क्या मुझे बताओ इस स्टेट में कहीं भी आप लोग को दिखाई दे रहा है पेयर, नहीं है ना, और यहाँ पे तो पेयर बन रहे हैं, कितने एक्स्ट्रा बन रहे हैं, 2, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ पेयरिंग एनर्जी का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इतना समझ में आया क्या, तो ये हमने कर लिया क्या, D1 से लेके
D5 तक का सारा कॉन्फ़िगरेशन वाला काम। बढ़े आगे? ओके, अब जैसे ये किया वैसे इसको बताने की कोशिश करो। मेरा ना छोटा-सा सजेशन है आप लोगों को, थोड़ा माइंड में खुद से करने की कोशिश किया करो, इमेजिन करो 1, 2, 3 T2G, 1, 2 EG, है ना? स्प्लिटिंग। 6 कैसे फिल करोगे बोलो मुझे? बोलो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ से क्या बनेगा बोलो? T2G 6, EG 0, 7 कैसे बनेगा? अब तो 6 कंप्लीट हो गए ना? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगला ऊपर चला गया, क्या बना? T2G 6, EG 1, है ना? अगला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 क्या बना बताओ? T2G बोलो 6 और EG 2। अगला 9 में ये कर दूं मैं तो क्या बनेगा? T2G 6, EG 3। अगला 10 में ये कर दूं मैं तो क्या बनेगा बताओ? T2G 6 और EG 4। ये लीजिए जी, आपका कॉन्फ़िगरेशन का काम खत्म। कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दिया। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे पता है क्या था? इस जगह था, ये कॉन्फ़िगरेशन है D6 वाला, ये वाला हो गया D7, ये वाला हो गया D8 और ये वाला हो गया D9 और ये वाला हो गया D10। तो थोड़ा उसी तरीके से नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है? मैग्नेटिक मोमेंट बताएंगे, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक मोमेंट 0। यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा √3, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड है तो √8, यहाँ पे एक ही अनपेयर्ड बचा तो फिर से √3 और लास्ट में तो हो ही नहीं तो 0। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ नहीं आ रहा वो कैसे है? डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। और बाकी के 3 कैसे हो गए बोलो बच्चों? पैरामैग्नेटिक। CFSE निकाले। अब फिर से कंपेयर करते हैं, देखो 5d ऑर्बिटल ऐसे होते 1, 2, 3, 4, 5, 6 में पेयरिंग कराते ना अब, तो एक पेयर ऑलरेडी बना हुआ था। अब ना थोड़ा ध्यान से सोचना, 6 आप लोग फिल करते स्ट्रॉन्ग फील्ड में तो ऐसा होता ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड में इसके कंपैरिजन में 2 पेयर ज्यादा बनाने पड़ रहे हैं, तो 2 की पेयरिंग एनर्जी तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, ये तो लगेगी। फॉर्मूला क्या था? मल्टीप्लाई करना है इससे, माइनस के 0.4 डेल्टा ओ से 6 इलेक्ट्रॉन को कितना आता? माइनस का 2.4 डेल्टा ओ। ये लीजिए जी, आ गया T6 के लिए। D6 के बाद में अगर ये 7 होता तो कुछ ऐसा होता, ठीक है? ग्राउंड स्टेट में कितने पेयर है? 2। यहाँ मुझे कितने बनाने पड़ रहे हैं? 3। इसका मतलब एक पेयर एक्स्ट्रा है, तो एक एक्स्ट्रा पेयर की पेयरिंग एनर्जी लगेगी P। डन। अच्छा, उसके बाद में मुझे बताओ अब यहाँ पे कितना निकलेगा? माइनस 2.4 तो था ना नीचे वाले की वजह से, ऊपर वाले के लिए क्या करो? प्लस का 0.6 माइनस कर दो, और माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा? माइनस का 1.8 डेल्टा ओ। अब बताओ 8 कैसे फिल करोगे? ऐसे ऐसे, ऑलरेडी 3 पेयर है, यहाँ भी 3 पेयर है, कोई एक्स्ट्रा पेयर नहीं बनाना पड़ा आपको, तो पेयरिंग एनर्जी तो 0। माइनस का 2.4 प्लस का 1.2 कितना बचेगा? माइनस का 1.2 डेल्टा ओ, और पेयरिंग एनर्जी तो है नहीं यहाँ पे। डन। 9 कैसे फिल करोगे? ऐसे 4 पेयर, यहाँ भी 4 पेयर है, कोई एक्स्ट्रा पेयर हम नहीं बना रहे, इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी 0 हो गई ना। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.4 में से क्या माइनस करोगे आप? इस बार करोगे 1.8, सीधा है ना, तो 1.8 तो आंसर आएगा 0.4 डेल्टा ओ। और फाइनल देखो, इधर भी माइनस का 2.4, इधर प्लस का 2.4, आपकी CFSE कितनी आ जाएगी? 0। इतना बताओ समझ में आया क्या? यस और नो? ठीक है, तो ये हो गया D1 से लेके D10 तक के कॉन्फ़िगरेशन का CFSE, उनका पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक होना, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उनकी CFSE। यहाँ तक का सबको क्लियर हुआ? कई बार MCQ के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉन्फ़िगरेशन बता दो, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक है कौन बता दो। अच्छा, सेम चीज़ का क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकता है, सारे कॉन्फ़िगरेशन देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सारे कॉन्फ़िगरेशन देखिए डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, सारे कॉन्फ़िगरेशन देखिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये तीनों में से कोई भी अगर क्वेश्चन बना कभी, तो इन सब का आंसर यही होगा D1 से D10 वाला। कितना क्लियर? बढ़े आगे? चलो, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड तो हमने डिस्कस कर लिया, एक बार वीक फील्ड भी देख लेते हैं। देखो, लेट्स से मेरे पास में D1 होता कॉन्फ़िगरेशन, कैसे फिल करते? एक बार इधर लिख देते हैं ना, देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये क्या था? T2G, और ये क्या हो गया? EG। 1 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे? T2G में 1 जा रहा है ना, तो बच्चों कॉन्फ़िगरेशन क्या बना इसका? T2G 1 और EG 0। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक होने की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? √3। डन। क्या इसका CFSE वैल्यू उसी के जैसा आएगा? देखो, माइनस का 0.6 डेल्टा ओ, माइनस का 0.6 डेल्टा ओ, है ना। D2 बोलो, D3 बोलो, कैसे फिल करोगे? D2 में हम कैसे फिल करेंगे? T2G में 2 इलेक्ट्रॉन और EG में 0। D3 में कैसे फिल करोगे? T2G में 3 और EG में 0। इसका वैल्यू क्या आएगा? √8। इसका क्या आएगा? √15। इसका क्या आएगा? माइनस 1.2 डेल्टा ओ। इसका क्या आएगा? माइनस का 1.8 डेल्टा ओ। अब जरा पीछे वाले पेजेस में चेक करना,
क्या यही आया था क्या? सेम सेम। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा मैंने छोटू सा गड़बड़ कर दिया, तो ठीक करना है ना। यहाँ पे तो करेंगे प्लस का 0.4 डेल्टा हो, इसको करेंगे माइनस का 0.4 डेल्टा हो, माइनस का 0.8 डेल्टा हो, और माइनस का 1.2 डेल्टा हो। समझ गए? तो ये D1 D2 D3 के लिए जो वैल्यू वीक फील्ड लिगेंड की आती है वही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की आती है, ध्यान रखना। अब बची बात किसकी? D4 D5 D6 और करते हैं D7। बच्चों D4 कैसे फिल करोगे? इसका इसमें हुंसुल फॉलो करेगा ना, तो फॉलो करने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया? T2G4 EG0। बोलो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस बार? 4 है, तो आंसर आएगा √24। वैल्यू कितनी आएगी? नीचे से आता माइनस का 1.2, ऊपर से कितना आता माइनस प्लस का 0.6, कितना बचेगा? माइनस का 0.6 डेल्टा हो, है ना। अगला बताओ T2G5 कैसे फिल करोगे? तो 5 फिल करने के लिए आप ऐसे करोगे, है ना। तो T2G5 के लिए कितना हो गया? T2G यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको ठीक करो। T2G ये तो 3 है और यहाँ पे क्या है? EG1। यहाँ क्या होगा? T2G3 और यहाँ पे क्या हो गया? EG2। अंडर रूट देखो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो 5 × 5 + 2 5 7 दा 35 135। इसका वैल्यू कितना आएगा? नीचे से आ रहा है 4 3 ज़ा माइनस का 1.2, ऊपर वाले को 6 से मल्टीप्लाई करना था तो प्लस का 1.2, वैल्यू क्या आ गई? 0, है ना। अब D6 कैसे फिल करोगे? देखो नॉर्मल D6 1 2 3 4 5 और 6 ऐसा होता है। यहाँ पे भी तो एक पेयर बनेगा, कोई पेयर एक्स्ट्रा बना रहे हो क्या आप? तो नो पेयरिंग एनर्जी। तो ये ध्यान रखना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर पेयरिंग एनर्जी वाला वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉन्फिगरेशन क्या बनेगा? T2G4 और EG क्या हो गया? 2। बोलो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 4 है ना। 4 है, इसका मतलब अंडरूट का 24, है ना। 4 के लिए √24। अब वैल्यू कितना आएगा? नीचे से आ गया 4 4 ज़ा माइनस का 1.6 और ये प्लस का 1.2 माइनस का 0.4 डेल्टा हो बच रहा है, ठीक है। D7 कैसे फिल करोगे? ये लीजिए फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? T2G5 EG2, ठीक है। हाँ जी, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने? 3 मतलब अंडर रूट कितना आएगा इसका वैल्यू? बोलो अंडर रूट 3 के लिए आता है 15 और वैल्यू कितनी आएगी CFSE की? नीचे से तो माइनस का 5 4 ज़ा 2 और ऊपर से माइनस नहीं प्लस का 1.8। आंसर क्या आएगा? नहीं 1.2 आएगा, प्लस का 1.2 आंसर आएगा -0.8 डेल्टा ओ, ठीक है। D8 कैसे फिल करोगे? D9 कैसे फिल करोगे? और D10 कैसे फिल करोगे बताओ? तो क्या D8 का कॉन्फ़िगरेशन ये बनेगा T2G6 EG2, इसका क्या बनेगा? T2G6 EG3, है ना। ऊपर ही तो जाएगा, ऊपर ही तो जाएगा। और ये T2G6 और ये EG हो गया 4। अब ध्यान से देखो पीछे मुड़ के, ऐथे देखो क्या इनका कॉन्फ़िगरेशन सेम है? तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए D1 D2 D3 और D8 D9 D10, इन 6 की वैल्यू सब चीजों में सेम होती है, कहीं चेंज नहीं होगा। तो चेंज होगा कहाँ? फिर चेंज केवल होता है कहाँ पे? D4 D5 D6 और D7, बाकी सारी चीजें एज सच रहेगी। ये भी कितना आएगा? √8, ये भी कितना आएगा? √3, ये कितना आएगा? 0, इसकी CFSE कितनी आएगी? 0। वहां पे वैल्यूज कितनी आई थी CFSE की? माइनस का 1.2, ये बस ये वाली, बस हाँ यहाँ ध्यान रखना पेयरिंग एनर्जी आ रहा है ना यहाँ पे, बट ये हमने D7 के लिए किया है। हाँ यही वैल्यू आएगी 1.2 और माइनस का 1.2 डेल्टा हो और माइनस का 0.6 डेल्टा ओ, एज इट इज, नो चेंज। इतना क्लियर हुआ? तो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया कि CFT ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है, CFT ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर स्प्लिटिंग कैसे होती है, किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। आई होप यहाँ तक का सबको क्लियर हुआ होगा। अब इसके आगे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे CFT ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, देन पढ़ेंगे CFT ऑफ स्क्वायर प्लेनर, उसका एक क्विक समरी ही दूंगी मैं आप लोगों को। देन हम लोग खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि CFT से कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। आई होप यहाँ तक का सबको क्लियर हुआ होगा। हैप्पी लर्निंग।